आइडियोलॉजी टर्म को 1796 में फ्रेंच फिलोसोफर एंटोनी डी ट्रेसी ने कॉइन किया था। वहीं कार्ल मार्क्स ने कहा कि आइडियोलॉजी डिल्यूजन और मिस्टिफिकेशन होती है, अर्थात इन्होंने आइडियोलॉजी को भ्रम और रहस्य के रूप में देखा। वहीं दूसरी तरफ इनके परम मित्र फ्रेडरिक एंजल ने कहा कि आइडियोलॉजी फॉल्स कॉन्शियसनेस होती है, अर्थात इन्होंने विचारधारा को मिथ्या चेतना के रूप में देखा। डैनियल वेल ने अपनी प्रसिद्ध कृति द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, जो कि 1960 को पब्लिश हुई थी, इसमें इन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी का एंड हो गया है। अब हम आइडियोलॉजी की मीनिंग को समझ लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं आइडियोलॉजी की, तो हम कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी सोशल और पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक फॉर्म होता है, जो कि ये बताता है कि जो प्रैक्टिकल एलिमेंट्स होते हैं वो भी थ्योरेटिकल जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी तरह ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और ख़ास बात ये भी है कि ये विचारों की एक ऐसी प्रणाली है, यानी कि सिस्टम ऑफ आइडियाज़ है, जो कि वर्ल्ड को समझाने और उसे बदलने की आकांक्षा रखती है, अभिलाषा रखती है, यानी कि इच्छा रखती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आइडियोलॉजी होती है इस तरह से एक पावरफुल, इमोशनल और इफ़ेक्टिव करैक्टर के रूप में स्थापित होता है। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि इसका मतलब ये होता है कि यह शक्ति और भय, सहानुभूति, घृणा के साथ-साथ जो विश्वास होते हैं, बिलीव्स होते हैं और जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको अभिव्यक्त करने का एक साधन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो ये कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ होते हैं, जो कि सोसाइटी के साथ कोरिलेटिंग होता है, यानी कि जो विचार होते हैं उनको समाज से ये जोड़ता है। अगर हम आइडियोलॉजी के मीनिंग को डिटेल में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी एक पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम होता है, क्योंकि इसके द्वारा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती है उनको एक्सप्लेन किया जाता है, कहीं ना कहीं उसको चेंज करने की वकालत की जाती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो पॉलिटिकल आइडियाज़ होते हैं उनका ये एक्शन ओरिएंटेड सेट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो रूलिंग क्लास होती है उनके ये विचारों का समूह होता है, क्योंकि इन्हीं विचारों के आधार पर जो रूलिंग क्लास होती है मास के ऊपर, मॉब के ऊपर अपना शासन कायम रखते हैं और उनकी सहमति लेने में माहिर हो जाते हैं, यानी कि सफलता अर्जित कर लेते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक प्रकार का वर्ल्ड व्यू होता है जिससे पर्टिकुलर सोशल क्लास और जो सोशल ग्रुप होता है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये एक प्रकार के ऐसे पॉलिटिकल थॉट होते हैं जो किसी क्लास और जो सोशल इंटरेस्ट होते हैं उसको साकार करते हैं, मूर्त रूप देते हैं और व्यक्त करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और ख़ास बात ये भी है जो कहीं न कहीं मार्क्सियन नोशन रहा है कि ये एक ऐसे विचारों का समूह होता है जिसके द्वारा कहीं न कहीं जो एक्सप्लॉइटेड क्लास और जो ऑप्रेस्ड पीपल है उनके बीच फ़ॉल्स कॉन्शियसनेस पैदा की जाती है। और कहीं न कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसे विचार होते हैं जो सोसाइटी को एक रखते हैं और लोगों के बीच सामूहिक जुड़ाव की भावना को पैदा करते हैं। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये ऐसे विचारों का समूह होता है जो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम और जो रिजीम होता है उसको वैध बनाने के लिए कहीं न कहीं शक्ति उपलब्ध कराता है, सहमति देता है। और ख़ास बात ये भी है कि ये एक ऐसे एब्स्ट्रैक्ट और हाईली सिस्टमैटिक पॉलिटिकल आइडियाज़ का समूह होता है जो राजनीति से जुड़ी या फिर पॉलिटिकल चीज़ों से जुड़ी जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं, सिस्टम है, उनको एक्सप्लेन करता है, चेंज करने की कोशिश करता है। अगर हम आइडियोलॉजी के मीनिंग को सम अप करें तो हम इसको 3 तरीके से सम अप कर सकते हैं। पहला ये कि ये बात करता है क्रिटिक ऑफ एक्जिस्टिंग ऑर्डर की, यानी कि जो मौजूदा व्यवस्था है उसकी ये आलोचना करता है। दूसरा ये है कि ये विज़न रखता है फ्यूचर सोसाइटी के लिए, अर्थात समाज कैसे होगा आने वाले भविष्य में, इसकी बात करता है। उदाहरण के लिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि आने वाला समाज ऐसा होगा जो क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी होगी, जिसको इन्होंने कम्युनिज्म कहा था। वहीं तीसरा पॉइंट आता है थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल चेंज, जिसका मतलब ये है कि अगर
इसमें ये लगता है कि मौजूदा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ठीक नहीं है, तो उसको चेंज किया जा सकता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के द्वारा। उदाहरण के लिए जैसे फेमिनिस्ट थिंकर ये मानते हैं कि पैट्रियार्किकल जो समाज है, सोसाइटी है, उसके अंतर्गत महिलाओं को हीन समझा जाता है, छोटा समझा जाता है। ऐसी स्थिति में वो वकालत करते हैं कि पैट्रियार्किकल जो सोसाइटी है उसको एबॉलिश किया जाए, खत्म किया जाए। अब हम आइडियोलॉजीज की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला नाम आता है एंटोनियो डी ट्रेसी का, जिन्होंने ये कहा कि आइडियोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ आइडियाज, अर्थात विचारों का विज्ञान, जो कि एक विचार विज्ञान है। वहीं दूसरा नाम इसमें आता है मिशेल फूको का, जिन्होंने ये कहा कि आइडियोलॉजीज आर रिजीम्स ऑफ ट्रूथ, अर्थात विचारधाराएं सत्य का शासन होता है। वहीं अगला इसमें नाम आता है कार्ल मार्क्स का, जिन्होंने ये कहा कि आइडियोलॉजी डिल्यूजन और मिस्टिफिकेशन होती है, अर्थात भ्रम और रहस्य होता है। वहीं खास बात यह है कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि ऑल आइडियोलॉजी एक्सेप्ट मार्क्सिज्म आर ओपियम फॉर द पीपल, जिसका मतलब ये है कि मार्क्सवाद को छोड़कर दूसरी जितनी भी आइडियोलॉजीज विचारधाराएं होती है वो लोगों के लिए एक अफीम की तरह है, नशे की तरह हैं। वहीं अगला नाम आता है इनके परम मित्र फ्रेडरिक एंजल्स का, जिन्होंने ये कहा कि आइडियोलॉजी फॉल्स कॉन्शियसनेस होती है, मिथ्या चेतना होती है। वहीं अगला नाम इसमें आता है एस.एम. ड्रकर का, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति द पॉलिटिकल यूजेस ऑफ आइडियोलॉजी, जो कि 1974 को पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी इज द करेक्शन ऑफ आइडियाज अबाउट सोसाइटी, अर्थात विचारधारा समाज के बारे में विचारों का सुधार है। वहीं अगला नाम इसमें आता है डेविड मैकलेनन का, जिन्होंने 1995 में कहा कि विचारधारा संपूर्ण सामाजिक विज्ञानों में सबसे भ्रामक अवधारणा है, अर्थात आइडियोलॉजी इज द मोस्ट इल्यूसिव कंसेप्ट इन द होल ऑफ द सोशल साइंसेस। वहीं सीबी मैकफरसन ने आइडियोलॉजी के बारे में कहा कि मैं विचारधारा को कमोबेश प्रकृति, समाजशास्त्र और इतिहास में मनुष्य के स्थान के बारे में विचारों का एक व्यवस्थित समूह मानता हूँ, जो राजनीतिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण संख्या में लोगों की प्रतिबद्धता को प्रेरित कर सकता है। अब हम आइडियोलॉजी के बैकग्राउंड को अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसमें पहला नाम आता है एंटोनियो डी ट्रेसी का, जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 1796 में आइडियोलॉजी टर्म को कॉइन किया था, और इन्होंने आइडियोलॉजी के बारे में कहा था न्यू साइंस ऑफ आइडियाज। खास बात ये भी है कि इन्होंने आइडियोलॉजी को क्वीन ऑफ द साइंसेस के रूप में देखा। इन्होंने ये कहा कि आने वाले समय में जो विचारधारा है उसको क्वीन ऑफ द साइंसेस के रूप में जानी जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो ट्रेसी है, इनके आइडियोलॉजी की मीनिंग कुछ निम्नलिखित बातों के तहत निकाल सकते हैं, जिनमें पहला ये है कि ये बोलते हैं कि आइडियोलॉजी साइंस ऑफ आइडियाज है, अर्थात विचारों का विज्ञान है। वहीं दूसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने बोला कि जो आइडियोलॉजी है वो वास्तविकता को समझने में यूजफुल होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा कि जो आइडियाज है वो सिस्टमैटिक स्टडी के लिए आवश्यक हैं, और इन्होंने कहा कि जो आइडियोलॉजीज होती है ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, यानी कि जब भी कोई हम कार्यवाही करना चाहते हैं तो उसका ये कार्यक्रम सुनिश्चित करता है। डी ट्रेसी का ये मानना है कि उन्होंने जो आइडियोलॉजी की जो एपिस्टेमोलॉजी है वो उन्होंने दार्शनिक जॉन लॉक और 18 बोनॉट डी कॉन्डिलिक का जो एपिस्टेमोलॉजी है वहाँ से लिया, जिनके लिए सभी मानव ज्ञान विचारों का ज्ञान था। दूसरी बड़ी बात ये है कि 19वीं सदी में जो कार्ल मार्क्स है उनके लेखन में सबसे ज़्यादा आइडियोलॉजी के ऊपर बल दिया गया, हालांकि इन्होंने आइडियोलॉजी को नेगेटिवली कनोट किया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इटालियन पॉलिटिकल फिलोसोफर निकोलो मैकियावेली मॉडर्न आइडियोलॉजीज के प्रीकर्सर माने जाते हैं, अग्रदूत माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैकियावेली ने ही सबसे पहले जो आइडियोलॉजी है उसको टेरर से जोड़ा। और ख़ास बात ये भी है कि जो 17th सेंचुरी इंग्लैंड है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आइडियोलॉजी को
दी गई, अर्थात आइडियोलॉजी का अच्छा खासा इतिहास रहा, जहाँ पर लॉक की टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट जो कि 1690 को पब्लिश होती है, उसमें इन्होंने लिबरलिज्म की फाउंडेशन रखी, जहाँ पर इन्होंने जो टिरनी है उसके खिलाफ जो इंडिविजुअल राइट्स है उनको प्रायोरिटी दी। कार्ल मार्क्स के लिए आइडियोलॉजी का मतलब था रूलिंग क्लास के आइडियाज, क्योंकि इनकी यह मान्यता रही कि जो रूलिंग क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उनके द्वारा इन्हीं विचारों की वजह से जो लेबर क्लास है, प्रोलिटरेट क्लास है, उनका शोषण किया जाता था। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो 20th सेंचुरी मार्क्सिस्ट थिंकर रहे, उन्होंने मार्क्स की इस विचारधारा से संबंधित जो नेगेटिव कनोटेशन थी उसमें चेंज किया, और इन्होंने ये कहा कि मार्क्सिज्म भी अपने आप में एक विचारधारा है। और ख़ास बात यह है कि कुछ साम्यवादी देशों में जो आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्थापित किया गया, और आइडियोलॉजी को एक महत्वपूर्ण एलिमेंट या फिर कंसेप्ट के रूप में मान्यता दी गई। मार्क्सवाद एक विचारधारा का उत्कृष्ट उदाहरण है, प्रतिमान है, जो न्यू मार्क्सिस्ट रहे और जो बाद में जो मार्क्सिस्ट थिंकर आए उन्होंने ये कहा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो कोल्ड वॉर थ्योरिस्ट रहे हैं उन्होंने जो आइडियोलॉजी है इसको क्लोज्ड थॉट कहा, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने भी आइडियोलॉजी को टोटलिटेरियनिज्म से जोड़कर देखा, जिसका मतलब ये था कि आइडियोलॉजी सर्वसत्तावाद यानी कि तानाशाह जो रूलर्स होते हैं उनकी विचारधारा होती है। अब हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की, तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी सामाजिक आंदोलन, संस्था, वर्ग या बड़े समूह के जो नैतिक आदर्श होते हैं, सिद्धांत होते हैं, या फिर डॉक्ट्रिन्स होती है, मिथ्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, इनका एक निश्चित समूह है जो इस बात को बताने की कोशिश करता है कि समाज को किस तरह से काम करना चाहिए, तथा एक निश्चित सामाजिक व्यवस्था के लिए जो राजनीतिक विचारधारा है वो राजनीतिक और सांस्कृतिक जो ब्लूप्रिंट है उसको प्रस्तुत करता है। कार्ल मार्क्स ने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डिफाइन करते हुए कहा था कि द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हैज कॉमनली बीन यूज्ड एज अ पॉलिटिकल वेपन टू कंडेम और क्रिटिसाइज राइवल क्रीड्स ऑफ डॉक्ट्रिन्स, जिसका मतलब ये है कि विचारधारा का जो उपयोग है वो आमतौर पर जो राइवल क्लासेस हैं या जो वर्ग हैं उनकी निंदा और उनकी आलोचना करने के लिए एक पॉलिटिकल वेपन अर्थात राजनीतिक हथियार के रूप में किया जाता है। अब हम आइडियोलॉजी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट व्यूज को अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला व्यू आता है मार्क्सिस्ट व्यूज ऑन आइडियोलॉजी। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने अपनी प्रसिद्ध कृति द जर्मन आइडियोलॉजी में कहा कि आइडियोलॉजी डिल्यूजन होती है, मिस्टिफिकेशन होती है, और आइडियोलॉजी लीड करती है फॉल्स कॉन्शियसनेस को। खास बात ये भी है कि आइडियोलॉजी को इन्होंने क्लास सिस्टम के साथ जोड़ के देखा, और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि इन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी पावर की मैनिफेस्टेशन होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि जैसे ही स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना हो जाएगी तो जो आइडियोलॉजी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कम्युनिज्म में किसी भी तरह की आइडियोलॉजी नहीं होती है। हालांकि कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि केवल मार्क्सिज्म ही एक बढ़िया आइडियोलॉजी है, बाकी जितनी भी आइडियोलॉजी है वो सारी की सारी ओपियम है लोगों के लिए। व्लादिमीर लेनिन ने अपनी प्रसिद्ध कृति व्हाट इज टू बी डन जो कि 1902 को पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने कहा कि जो प्रोलिटरेट क्लास के आइडियाज होते हैं वो सोशलिस्ट आइडिया और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के साथ जुड़े होते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो धारणा लेनिन ने दी वो मार्क्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। और ख़ास बात ये भी है कि लेनिन और बाद के जितने भी मार्क्सिस्ट रहे हैं इन्होंने कहा कि विचारधारा का मतलब होता है जो विशेष सामाजिक वर्ग यानी कि पर्टिकुलर सोशल जो क्लास होती है उनके विचारों से होता है, और ये ऐसे विचार होते हैं जो अपनी वर्ग स्थिति की परवाह नहीं करते हैं और अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। लेनिन ने अपनी प्रसिद्ध कृति व्हाट इज टू बी डन जो कि 1902 को पब्लिश होती है, इस कृति में इन्होंने कहा था कि आइडियोलॉजी इज अनडाउटेडली एन एक्सप्रेशन ऑफ क्लास इंटरेस्ट, जिसका मतलब ये है कि विचारधारा निसंदेह वर्ग हित की अभिव्यक्ति होती है, आवाज होती है।
एक तरफ जहां मार्क्स के लिए आइडियोलॉजी मिथ है, वहीं दूसरी तरफ लेनिन के लिए आइडियोलॉजी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्होंने कहा कि प्रोलिटरेट क्लास के लिए भी आइडियोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति व्हाट इज़ टू बी डन, जो कि 1902 में पब्लिश होती है, इसमें इस बात की वकालत की कि प्रोलिटरेट क्लास के लिए भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का होना आवश्यक है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से वर्जुआ क्लास के पास कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी होती है। एंटोनियो ग्राम्शी ने ही कार्ल मार्क्स के बाद आइडियोलॉजी की मार्क्सिस्ट थ्योरी को सबसे ज़्यादा प्रोपाउंड किया। इन्होंने ये कहा कि जो कैपिटलिस्ट क्लास सिस्टम होती है, इसमें ना केवल जो अनइक्वल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर है उससे ही केवल पूंजीवादी जो वर्ग व्यवस्था है कायम रहती है, बल्कि जो बुर्जुआजीज थॉट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं और जो इनकी डॉक्ट्रिन्स होती है, उससे भी जो इनकी हेजेमनी होती है उससे कायम रहती है, जिसे इन्होंने वैचारिक आधिपत्य कहा, यानी कि इन्होंने इसे आइडियोलॉजिकल हेजेमनी कहा। एंटोनियो ग्राम्शी ने ही कार्ल मार्क्स के बाद मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी को अच्छे से डेवलप किया। इन्होंने ये कहा कि जो कैपिटलिस्ट क्लास सिस्टम होता है, इसमें केवल जो अनइक्वल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर होती है, इससे ही हेजेमनी कायम नहीं होती है, बल्कि जो बर्जुआजीज क्लास होते हैं उनके आइडियाज़ और उनकी जो डॉक्ट्रिन्स होती है उससे भी जो हेजेमनी है वो कायम रहती है, जिसे इन्होंने वैचारिक आधिपत्य कहा, यानी कि आइडियोलॉजिकल हेजेमनी कहा। ग्राम्शी के आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को हम तीन तरीके से समझ सकते हैं। पहला ये है कि इन्होंने हेजेमनी की बात की। इन्होंने कहा कि जो शासक वर्ग है उसके द्वारा जो मास यानी कि जो लेबर क्लास होती है उसके ऊपर हेजेमनी दबदबा अर्थात प्रभुत्व स्थापित किया जाता है। वहीं दूसरा पॉइंट ये है कि ये कहते हैं कि जो शासक वर्ग है इनकी हेजेमनी का मुकाबला करने के लिए काउंटर हेजेमनी को भी क्रिएट करना पड़ेगा। और तीसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने ये दिया कि जो आइडियोलॉजी होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आइडियोलॉजी के द्वारा ही जो रूलिंग क्लास है वो मास के ऊपर, लेबर क्लास के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन करती है, हेजेमनी स्थापित करती है। अतः जो आइडियोलॉजी है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हर्बर्ट मार्क्यूजे, जो कि एक जर्मन अमेरिकन फिलोसोफर रहे हैं, इन्होंने आइडियोलॉजी को कहा टोटलिटेरियन थ्योरी, अर्थात इन्होंने ये कहा कि जो विचारधारा है ये अधिनायकवादी सिद्धांत है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति जिसका टाइटल था वन डायमेंशनल मैन, जो कि 1964 को पब्लिश होती है, इसमें तर्क दिया कि एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड अ टोटलिटेरियन कैरेक्टर थ्रू द capacity of its ideology to manipulate thought and deny expression to oppositional views। इसका मतलब ये है कि जो उन्नत औद्योगिक समाज है उसने विचारों में हेर फेर करने और विरोधी विचारों को अभिव्यक्ति से वंचित करने की अपनी विचारधारा की क्षमता के माध्यम से एक अधिनायकवादी चरित्र विकसित किया है। अब हम आइडियोलॉजी के नॉन मार्क्सिस्ट व्यू को अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसके सबसे बड़े विचारक रहे हैं कार्ल मेनहेम, जो कि जर्मन सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं। खास बात यह है कि इन्होंने कार्ल मार्क्स की तरह इस बात को एक्सेप्ट किया कि लोगों के विचार उनकी सोशल सिचुएशंस के अनुसार बदलते रहते हैं, आकार लेते हैं। हालांकि मार्क्स के विपरीत इन्होंने विचारधारा को इसके नकारात्मक प्रभाव से मुक्त कराने का एफर्ट किया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी अक्षय कृति आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में विचारधाराओं के विचार प्रणालियों के रूप में चित्रित किया, जो एक विशेष सामाजिक व्यवस्था की रक्षा के लिए काम करती है और जो मोटे तौर पर इसके प्रमुख या शासक समूह के हितों को व्यक्त करती है। कार्ल मेनहेम ने एक इम्पॉर्टेंट कोट दी जिसमें इन्होंने ये कहा कि आइडियोलॉजीज आर मेंटल फिक्शन यूज टू कंसील द रियल नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि विचारधाराएं मानसिक कल्पनाएं होती है जिनका उपयोग किसी विशेष समाज की वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए किया जाता है। इस तरह से कार्ल मेनहेम के लिए आइडियोलॉजी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट क्लास, जबकि यूटोपिया का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास। अगले थिंकर का नाम आता है हन्ना अरेंट, जो कि जर्मन
फ्रीडमैन अमेरिकन हिस्टोरियन और फिलोसोफर रही है। इन्होंने ये कहा कि जो आइडियोलॉजी है ये सोशल ऑर्डर का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा कंपाइलेंस और सबऑर्डिनेशन को सुनिश्चित किया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म जो कि 1951 को पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी टोटलिटेरियनिज्म का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो जब हम इनके टोटलिटेरियनिज्म को समझते हैं तो इसमें दो रूप आते हैं, पहला फासिज्म और दूसरा स्टालिनिज्म। और वहीं इन्होंने ये भी कहा कि जो थर्ड वर्ल्ड है ये कोई रियलिटी नहीं है बल्कि आइडियोलॉजी है, जिसके तहत जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनको इन्फीरियर समझा जाता है। हन्ना आरेंट और कार्ल पॉपर दोनों ने आइडियोलॉजी के बारे में कहा कि आइडियोलॉजी इज फाउंड इन टोटलिटेरियन सोसाइटीज। आइडियोलॉजी देयरफॉर सर्व्स एज अ टूल ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, जिसका मतलब ये है कि आरेंट और पॉपर दोनों ने ही विचारधारा के बारे में कहा कि यह अधिनायकवादी समाज में पाई जाती है, अतः विचारधारा सर्वसत्तावाद के उपकरण के रूप में, इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करती है। एंथोनी गिडेंस ने अपनी प्रसिद्ध कृति बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट जो कि 1994 को पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने इस बात का तर्क दिया कि ग्लोबलाइजेशन के डेवलपमेंट से जो सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट है इसने जो लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट है उनके बीच जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई होती है, आइडियोलॉजिकल ट्रेडिशंस होती है, इसको ख़त्म कर दिया है। और ख़ास बात ये भी है कि इन्होंने ये कहा कि आज की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो लेफ़्ट और राइट से आगे निकल गई है। इस प्रकार से इन्होंने लेफ़्ट और राइट का जो कॉन्सेप्ट है इसको इन्होंने ख़त्म बताया, एंड बताया अपनी प्रमुख कृति जिसका नाम है बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट। अब हम कंजर्वेटिव्स के व्यू को आइडियोलॉजी के ऊपर समझते हैं। तो कंजर्वेटिव्स ये मानते हैं कि जो ट्रेडिशनली है वो आइडियोलॉजी एक मैनिफेस्टेशन है एरोगेंस ऑफ रैशनलिज्म का। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये कहते हैं कि जो आइडियोलॉजीज़ हैं ये एक ऐसी विस्तृत प्रणालियाँ हैं जो खतरनाक और अविश्वसनीय हैं, यानी कि इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ये डेंजरस है क्योंकि इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है और ये ऐसे सिद्धांत और लक्ष्य स्थापित करती है जो वास्तविक नहीं होते हैं, जो व्यक्ति को दमन की ओर ले जाती है और फिर जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और ये कहते हैं कि इस दृष्टि से जो सोशलिज्म है और जो लिबरलिज्म है ये भी आइडियोलॉजिकल है। और ख़ास बात यह है कि माइकल ऑक्सफोर्ड ने अपनी प्रसिद्ध कृति जिसका टाइटल है रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स जो कि 1962 को पब्लिश होती है, इस कृति में इन्होंने तर्क दिया कि आइडियोलॉजीज एज एन एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ थॉट सेट ऑफ आइडियाज विच डिस्टॉर्ट पॉलिटिकल रियलिटीज। इसमें ये कहते हैं कि जो विचारधारा है ये एक अमूर्त विचार प्रणाली है, अर्थात विचारों का एक ऐसा समूह है जो राजनीतिक वास्तविकताओं को विकृत करता है, अर्थात जो पॉलिटिकल रियलिटीज होती है उसको खंडित करता है, कोलैप्स करता है, खत्म कर देता है। माइकल ऑक्सफोर्ड ने अपनी प्रसिद्ध कृति रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स में तर्क दिया कि इन पॉलिटिकल एक्टिविटी मैन सेल अ बाउंडलेस एंड बॉटमलेस सी, जिसका मतलब ये है कि राजनीतिक गतिविधि में लोग एक असीम और अथाह समुद्र में यात्रा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि माइकल ऑक्सफोर्ड कह रहे हैं कि विचारधारा एक हठधर्मिता के बराबर है, अर्थात डॉगमेटिज्म के बराबर है, जो कि निश्चित या सिद्धांतवादी विश्वास है जो वास्तविक दुनिया की जटिलताओं से अलग होता है। अब हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि फेमिनिस्ट थिंकर आइडियोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं। तो जब हम बात करते हैं फेमिनिस्ट्स की, खास तौर पे जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट रही हैं, तो ये कहती है कि जो आइडियोलॉजी है ये पैट्रियार्किकल सोसाइटी के लिए काम करती है और ऐसी सोसाइटी में जब महिलाओं का सबऑर्डिनेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो उसको ये लेजिटिमेट करता है, अर्थात जो आइडियोलॉजी है ये पुरुषों को ही फ़ायदा देता है, महिलाओं को तो उनके अधिकार छीनने में, उनकी सबऑर्डिनेशन में और एक्सप्लॉयटेशन में भूमिका निभाती है। इस तरह से जो आइडियोलॉजी है इसका कैरेक्टर सेक्सिस्ट है, अर्थात लिंगवादी है, जो केवल पुरुषों को ही फ़ायदा करता है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, जिसे हिंदी में विचारधारा का अंत कहा जाता है,
इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1950 और 60 के दशक में एमर्ज होता है, जब 1960 में डैनियल बेल ने अपनी प्रसिद्ध कृति जिसका टाइटल था एंड ऑफ आइडियोलॉजी लिखी। इस कृति में इन्होंने तर्क दिया कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर politics in the West was characterized by broad agreement among major political parties and the absence of ideological division or debate। जिसका मतलब ये है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसकी प्रमुख विशेषता ये रही कि वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनमें जो व्यापक सहमति होती है, कंसेंसस होता है और जो वैचारिक विभाजन होता है यानी कि आइडियोलॉजिकल डिवीजन होता है और जो डिबेट होती है वो खत्म हो गई थी। खास बात ये भी है कि डैनियल बेल ने अपनी इसी कृति में ये कहा कि फासिज्म और जो कम्युनिज्म है इन दोनों ने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको लॉस्ट कर दिया है और बाकी के जो दल है इन्होंने भी इस बात पर सहमति नहीं जताई है कि वो किस विचारधारा की पालना करे ताकि वे आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर सके। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र यानी कि जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है राजनीति के बजाय और इकोनॉमिक्स ने पॉलिटिक्स के ऊपर जीत अर्जित कर ली है। अब ये लोग सोचते हैं कि राजनीति से कैसे समृद्धि प्राप्त की जाए। इस प्रकार से डैनियल बेल कहते हैं कि जो विचारधारा है वो अब रिलेवेंट नहीं रही, अर्थात अप्रासंगिक हो गई है, इररिलेवेंट हो गई है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट सपोर्टर भी रहे हैं जिनमें पहला नाम आता है एस.एम. लिप्सेट का, दूसरा आता है रेमंड एरो का। तो एस.एम. लिप्सेट की कुछ इम्पोर्टेंट कृतियां रही है जिनमें पहला नाम आता है पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, दूसरी कृति रही है हुज हु इन डेमोक्रेसी, वहीं रेमंड एरो की प्रमुख कृति है द ओपियम ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स और दूसरी इनकी है डेमोक्रेसी एंड टोटलिटेरियनिज्म।